नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही देखिए वक्त हो जाता है सुर्खियां अखबार की का। देखिए सुर्खियां अखबार की का मकसद यही होता है कि दिन भर की तमाम जो खास खबरें हैं, चाहे वो कल की हों या फिर आज की जो सुर्खियां बनी हुई हैं, उन पर हम डिटेल से और बहुत सरल शब्दों में, बहुत सरल अंदाज में आप तक पहुंचा पाए, जिससे कि आप चाय की चुस्कियों के जरिए इन तमाम खबरों को समझ पाए। तो करेंगे शुरुआत आपके साथ मैं दीपिका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब शिंदे बोले हैं सीएम पर पीएम शाह का फैसला मंजूर है। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और आपको ये बता रहे हैं ये खबर वाकई में इतनी खास इसलिए भी हो चली है क्योंकि लगभग 4 से 5 दिन हो गए थे, अभी भी जो सीएम का चेहरा था ना, उसको लेकर महायुति कोई भी आपसी सामंजस्य बिठा नहीं पा रही थी। तो महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों को आए अब 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नए सीएम के नाम का ऐलान नहीं हो सका। गुजरते वक्त के साथ मुंबई और दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। बीजेपी नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली के कूच करने वाले हैं। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीएम को लेकर ठाणे में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार बनाने में हमारी ओर से कोई अड़चन नहीं आ रही है। मुझे बीजेपी की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी का जो फैसला होगा वो हम मंजूर करते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज जो अमित शाह के साथ महायुति की बैठक हुई है, बैठक में सीएम के चेहरे पर देखिए सहमति भी बन सकती है और ये इसलिए खास हो जाती है क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें 6ठा दिन और यही माना जा रहा था कि आखिरकार चेहरा बनेगा तो कौन होगा सीएम पद का। तो फिलहाल देखिए इस बीच देवेंद्र फडणवीस का नाम तो पहले दिन से फ्लोट हो रहा था। आपको याद होगा जब किसी तरीके से रुझान जब सामने आ गए थे, तभी माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम का चेहरा हो सकते हैं और इस बीच तमाम तरह की बयानबाजी भी होना शुरू हो गई थी। चलिए आपको बता दें नए सीएम की 30 नवंबर या फिर 1 दिसंबर को शपथ ग्रहण यानी कि ताजपोशी हो सकती है। तो फडणवीस का सीएम बनना तय हो चुका है और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है। बृहस्पतिवार को फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है। इसके बाद फडणवीस के नाम पर घोषणा किए जाने की संभावना है। देखिए अब इस पर यह लग रहा था कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं खफा ना हो जाए, कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि अंदर खाने से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि ये हम आपको पहले ही बता देते हैं क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि यदि कुछ भी दिक्कतें होती हैं स्पेशली बीजेपी और उनकी पार्टियों के बीच में, तो वो अंदर खाने रहती हैं, दबी ज़बान में रहती हैं और उसको कोशिश यही की जाती है कि वो जल्द से जल्द अंदरूनी ही तरीके से सॉर्ट की जा सके, उसको सामने सड़क पर नया लाया जा सके। तो हुआ भी फिलहाल यही। तो इस बीच आपको बता देते हैं भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा महायुति में सब एक समान है, सभी निर्णय के साथ बैठकर ही करते हैं। कुछ लोगों के मन में जो शंका थी शिंदे उन्हें दूर कर दिया। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा नए मुख्यमंत्री के 30 नवंबर या 1 दिसंबर को शपथ लेने की संभावना है। ये भी कहा कि सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जैसे कि पहले से ही चला आ रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री, 1 सीएम, जो कि आपने देखा था सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी, फिर बीजेपी शासित तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर पिछले कुछ वक्त से हम नोटिस करते हैं महाराष्ट्र में भी यही जो फॉर्मूला है उसे अख्तियार किया जा रहा है। तो इसी फॉर्मूले पर भी सरकार आगे बनेगी, 1 सीएम 2 डेप्यूटी सीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हेमंत सोरेन लेंगे सीएम पद की शपथ। तो शपथ राहुल और ममता इस बीच मौजूद होंगे और तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए आज का दिन बहुत खास भी है झारखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया था कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं वापस से सरकार में आएंगे और ये पहली मर्तबा देखिए जब से झारखंड राज्य गठित हुआ है ना, तभी से आपको बता देते हैं कि कोई भी सरकार यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। लेकिन इसी सिनेरियो को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने तोड़ दिया और इसी बीच देखिए झारखंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और जहां हेमंत सोरेन 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, चौथी बार झारखंड की गद्दी को संभालेंगे। बात अगर शपथ ग्रहण कार्यक्रम की करें तो रांची में इसका आयोजन होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन होगा जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। अब बात अगर शपथ ग्रहण की करते हैं, उनके वक्त की करते हैं, तो राज्यपाल संतोष कुमार जो मंगलवार शाम को 4 बजे हेमंत को पद गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले थे। फिलहाल देखिए अब आपको ये बता देते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में INDIE की शानदार जीत के बाद सरकार गठन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं
और गुरुवार को हेमंत सोरेन राज्य के 14वें सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले वह इकलौते मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, झारखंड की सत्ता में वापसी करने वाली पहली सरकार के तौर पर हेमंत की ये सरकार याद की जाएगी, क्योंकि हम जैसे पहले बता रहे थे आपको, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है तब से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है और ये पहली मर्तबा है कि वापस इस सरकार को रिपीट करके हेमंत सोरेन ने दिखाया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समारोह गुरुवार शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अकेले ही शपथ ग्रहण करेंगे हेमंत सोरेन और कांग्रेस के अभी मंत्री फिलहाल तय नहीं किए गए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक गुरुवार को केवल मुख्यमंत्री के तौर पर अकेले ही सीएम पद की शपथ ग्रहण की जाएगी। कांग्रेस के मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं। कांग्रेस में मंत्री पद के दावेदार अधिक हैं, ये इस बात को माना जा रहा है। ठीक है, इस बीच आपको ये बता दें, फॉर्मूले के मुताबिक पार्टी के कोटे में मंत्रियों के 4 पद निर्धारित हैं, जो कि पहले से ही फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा था। ज्यादातर जो विधायक है मंत्री बनने की लॉबिंग के सिलसिले में दिल्ली में जमे हैं। 2 से 3 दिनों के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी मिल रही है। राजद के मंत्री का नाम पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। उधर भाकपा और माले ने अभी तक सरकार में शामिल होने या नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि आगे ये तय होगा कि कौन कौन बतौर मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेगा। इस पर तमाम जो नेता हैं उनकी पार्टी के, वो इस बाबत देखेंगे कौन कौन बतौर मंत्री बन सकता है। लेकिन आज का दिन हम जिक्र करते हैं तो आज सिर्फ हेमंत सोरेन ही बतौर सीएम की कमान संभालेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। संभल में प्रदर्शनकारियों से हो गए नुकसान की वसूली, ये नवभारत टाइम्स ने, अमर उजाला ने अलग अलग तरीके से छापी है। संभल में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और देखिए जिला प्रशासन ने भी, आपको बता दें, इसके लिए कमर कस ली है। इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि जुमे की नमाज और चंदौसी कोर्ट में सुनवाई के कारण इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, वही तर्ज वही तरीका कि आपने गलती की है, आपका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। यदि संपत्ति को नुकसान आपने पहुंचाया है तो भरपाई भी आपको करनी होगी और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह का काम किया जा रहा हो। देखिए, मुरादाबाद कमिश्नर ने कहा कि अभी हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। संभल में रविवार को हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है और योगी सरकार नुकसान की भरपाई उपद्रवी तत्वों से करने का फैसला लिया है। इन तत्वों की पहचान के लिए जगह जगह पोस्टर चस्पा करवा दिए गए हैं। शहर के मोहल्ला कोट और पूर्व में स्थित जामा मस्जिद में रविवार को हो रहे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, सर्वेक्षण का काम तो उस वक्त सुचारू तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। डीएम ने यहाँ तक कह दिया था कि जो लोग इसमें शामिल हुए उपद्रवी हैं उनके हाथ में हथियार भी थे। तो फिलहाल देखिए, अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा एनआरसी का मसला आज से 3 से 4 साल पहले जब उठाया गया था और प्रदर्शन लगातार किए गए थे, तभी ये मान लिया गया था और लखनऊ में उनके भी तमाम पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे उपद्रवियों के और उसी पोस्टर के आधार पर, पहचान के आधार पर उनकी संपत्ति को सीज किया गया था। चलिए, खबरें आगे अभी और भी हैं, पर छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा, कोर्ट ने जारी किया इस बाबत नोटिस। दरगाह समिति केंद्र व एएसआई से जवाब तलब भी हुआ। देखिए, याचिका में मंदिर में फिर से पूजा की अनुमति की मांग की गई है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को तरजीह दी है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से राजस्थान में अजमेर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की। दरअसल हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की।
और इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता की बात पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अगली तारीख पर पेश होने के लिए बुलाया गया है। तो फिलहाल देखिए, वाकई में खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह से देखिए, इस खबर को अमर उजाला ने जगह दी है। ये खबर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, अजमेर दरगाह को मंदिर होने के दावा किया गया है। ये देखिए, इस खबर को यहाँ जगह दी गई है। और कल ये खबर जो थी दिन भर बड़ी सुर्खियों में रही थी। चलिए थोड़ी सी और डिटेल आपको बता देते हैं इस बाबत। दरगाह समिति व केंद्र एएसआई से जवाब तलब होगा। इस बीच आपको बता दें, याचिका में मंदिर में फिर से पूजा की अनुमति मांगी गई है। अच्छा, जो जिक्र किया गया है वो जिक्र क्या कुछ किया गया है, जरा ये जान लीजिए। इसमें किताब का जिक्र किया गया है, इसमें नफरत फैलाने की साजिश का जिक्र किया गया है। ये तमाम बातें कही गई हैं। इस बीच सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया। अच्छा, यहाँ पर तीनों पक्षों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से जवाब तलब किया है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में कोर्ट ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके अलावा सिविल जज मनमोहन चंदेल की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की। याचिकाकर्ता ने कहा कि जज ने उनसे दायर याचिका की वजह पूछी, यानी कि जज ये पूछना चाहते थे कि आप जो अपील दायर कर रहे हैं, जो याचिका लगा रहे हैं, वो किस बाबत है, उसको आप क्लियर करें। दूसरी बात है, सभी तथ्य बताएं, किन तथ्यों के आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। इसके अलावा संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। वकील योगेश सिरोजा ने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, इसमें फिर से पूजा शुरू करने की मांग की गई है। याचिका में दरगाह को संकट मोचक महादेव मंदिर घोषित करें, दरगाह का पंजीकरण रद्द करने की भी मांग की गई है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जरा ये भी जानिए। किताबों का जिक्र याचिका में कहा गया। इतिहासकार हरबिलास शारदा ने 1910 में अपनी पुस्तक में मंदिर के बारे में लिखा था। धारणा है कि तहखाने में महादेव की मूर्ति है। दूसरी बात, अब यहाँ पर दरगाह अंजुमन के जो सचिव हैं सैयद सरवत चिश्ती ने कहा कि याचिका मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो फिलहाल देखिए, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसको हालांकि कोर्ट इस पूरे मामले को संज्ञान में लेता है और कोर्ट ये चाहता है कि कहीं से भी स्थितियाँ खराब ना हो। इस बीच हम आम लोगों से अपील करते हैं कि कोर्ट को आप अपना काम करने दीजिए। भावनाओं का सम्मान सभी करते हैं और आप एक दूसरे समुदाय की भावना का सम्मान भी सभी को करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ होगा, चूंकि कोर्ट ने सवालात सभी से पूछे हैं और सभी को जवाब देना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। विपक्ष का दूसरे दिन भी हंगामा रहा। कामकाज तब भी नहीं था, अभी नहीं हुआ। अमर उजाला ने सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यानी कि कल भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भीड़ चढ़ी। विपक्षी सदस्यों की ओर से अमेरिका में अडानी पर लगे आरोपों पर संभल में हिंसा, दिल्ली और बढ़ते अपराध चर्चा कराने की मांग की गई। कांग्रेस की तरफ से अडानी के मांग की गई है, जांच कराने की मांग की गई है। विपक्ष ने इन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस जारी किए, जिसे आसन ने खारिज कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, इस पर विपक्षी सदस्य और बढ़ के नारे लगना शुरू हुए। इसके चलते किसी भी सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका। आज केरल व वायनाड से उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी सांसद पद की शपथ ग्रहण करेंगी। कल केरल कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका गांधी को विनिंग सर्टिफिकेट लाकर दिया था। तो फिलहाल देखिए, लगातार जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है, इसी से सदन चलता है। बावजूद इसके सदन सुचारू तरीके से चल नहीं पा रहा, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम सांसदों से इस बाबत अपील की थी कि देखिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए, वो लाजमी है। कुछ सांसद हाईजैक करने की कोशिश सदन को करते हैं, जो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, जो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। और देखिए, ये दूसरा दिन भी हंगामे की भेड़ चढ़ गया, इस पर भी कामकाज नहीं हो पाया। अब इस बीच आपको बता दें किस तरीके से काम नहीं हुआ और इस बाबत किस तरीके से दोनों ही सदनों में हंगामा हुआ। अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्षी दल अड़ गए और कांग्रेस के सांसदों ने उच्च सदन में अडानी और जेपीसी की मांग को वापस से उठाया।
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित करने के बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अपनी कुर्सी छोड़ते हुए जाते दिखे। देखिए, राज्यसभा में 18 नोटिस मिले, सभी को खारिज कर दिया गया। सरकार के अड़ियल रुख के कारण दोनों सदन स्थगित हुए, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि अडानी समूह के संबंध में ताजा खुलासे पर तत्काल चर्चा के लिए सहमत होने में सरकार के अड़ियल रुख के कारण संसद के दोनों सदन स्थगित कर दिए गए। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष पूरे घोटाले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है और जिसका वैश्विक प्रभाव है, ये पीएम और गौतम अडानी के बीच मधुर संबंधों से पैदा हुआ है, ये कांग्रेस का कहना है। इस बीच आपको बता दें कि हंगामे के चलते निचले सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे के लिए, उसके बाद के लिए आपको बता दें कि स्थगित कर दी गई दूसरे दिन के लिए। तो फिलहाल देखिए, चाहे मणिपुर का मसला हो या फिर अडानी का मसला हो, इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें लगातार पैदा करने की कोशिश की गई है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, वापस लौटते हैं। चलिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब अगले संसद सत्र में आएगा वक्फ विधेयक। संसदीय समिति को 29 नवंबर को देनी थी सभापति रिपोर्ट, जो कि अभी तक नहीं मिली। बिहार विधानसभा में वक्फ विधेयक व आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है और इसी को लेकर कहा गया है कि अब अगले ही सत्र में वक्फ विधेयक आएगा। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को दैनिक जागरण ने जगह दी है। तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुधार के लिए तैयार किया गया अब वक्फ संशोधन विधेयक अब संसद के 2025 के सत्र में ही आएगा और इस बिल को पहले मौजूदा संसद सत्र में लाने की योजना थी, लेकिन जेपीसी की बैठकों में लगातार बढ़ते विवाद के चलते इसे टालना पड़ा। वक्फ बिल की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी का कामकाज शुरू से ही सुचारू नहीं रहा। यहाँ हर बैठक में तकरीबन हंगामा देखा गया, तीखी बहस हुई। बीजेपी और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच आए दिन गर्म बहस रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि एक बैठक के दौरान बोतल फेंकने तक की नौबत आ गई थी। आपको याद होगा, क्योंकि जैसे इस बिल को पास किया गया था या बिल आया गया था, उसी बीच कहा गया था कि वक्फ पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है और तब जेपीसी जाँच की मांग की गई थी, जिसका मकसद ये था कि तमाम राज्यों में जाकर तमाम जो वक्फ की जो कमेटी हैं उनसे मुलाकात हो सके, उनसे विचार विमर्श किया जा सके, लेकिन तभी भी कोई भी एक सहमति कभी बनती हुई नजर नहीं आई थी। तो आपको बता दें कि संसदीय समिति को 29 नवंबर को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली। वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की नई दिल्ली में बैठक के बाद निकलते जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और सदस्य असदुद्दीन ओवैसी। तो फिलहाल राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने की योजना भी है, ये भी कहा गया है इसके बीच में। बहरहाल आपको बता दें, वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर 2 संसदीय सत्रों के बाद भी फिलहाल 2 महीने का इंतजार और करना होगा और विपक्षी सदस्यों के हंगामे की और बैठक का बहिष्कार करने के बाद वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। अब जो संभवतः रिपोर्ट सामने आई है उनमें ये कहा गया है कि 29 जनवरी को, यानी कि लगभग 2 महीने के बाद अब इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि पिछले दिनों विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी, समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का भरोसा भी दिया गया था। फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि तमाम घटनाएं इस बीच सामने आई थी, जैसे बोतल फेंकने की घटना थी, टीएमसी के तमाम जो सांसद थे वह भी किस तरीके से खफा थे, तमाम मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी, जिससे कि हुआ ये कि कोई भी बात पर सहमति बन नहीं पाई। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अडानी ग्रुप की सफाई, शेयर्स में आई तेजी। अडानी ग्रुप ने साफ कह दिया था, आपने सुना था कि कहीं कोई लूप होल नहीं है। देखिए, एनबीटी ने इस खबर को तरजीह दी। भारतीय अरबपति कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी पर अन्य लोगों पर लगे रिश्वतखोरी के बयान पर अब अडानी ग्रीन एजेंसी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। तो फिलहाल देखिए, बड़ा बयान जारी करके ये तमाम बातें कही गई हैं कि हम पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। तो फिलहाल देखिए, एक बार फिर से अडानी ग्रुप ने गौतम अडानी और अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं और इसे पूरी तरीके से निराधार गलत करार दिया। अडानी ग्रीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत आरोप लगाए जाने की खबरों में कतई कोई सच्चाई नहीं है। वहीं इस विवाद के बीच शेयर बाजार में
कल तेजी लौटी है। बीएसई सेंसेक्स 230 अंक के लाभ में रहा। मुख्य रूप से विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी निवेश में बीच अडानी समूह की ये एक बात में लोगों को भरोसा हुआ। चलिए और डिटेल बता देते हैं आपको। अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड ने कहा कि बिजनेसमैन अडानी और उनके सहयोगियों पर कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट यानी कि FCPA के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है। और उधर बुधवार को अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेजी आ गई। देखिए, आप जब तमाम निवेशकों में एक विश्वास जगाते हैं तो निवेशकों में जाहिर सी बात है कि अपने आप में जब उनमें भरोसा जगाएंगे तो जाहिर सी बात है शेयर बाजार जो है अपने आप में उछाल भरेगा। अडानी टोटल गैस के अडानी पावर के शेयर तकरीबन 20% चढ़ गए। और अडानी ग्रीन एजेंसी लिमिटेड ने कहा कि उन पर सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया गया है। इसमें जुर्माने का प्रावधान है। कंपनी ने शेयर मार्केट को जानकारी में बताया कि FCPA का उल्लंघन करने की साजिश से जुड़े किसी भी मामले का जिक्र नहीं किया गया है। तो सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आप ये बताइए कि तमाम चीज़ों में हमें सिर्फ फंसाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स जो गिर रहा है इसको संभालना भी, देखिए हम कह रहे हैं तमाम बड़े बिजनेसमैन हैं, संभालना भी बखूबी जानते हैं। लेकिन इस बीच यदि हम भारतीय राजनीति की बात करते हैं तो ज़्यादा गहरा गई है। राहुल गांधी लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं अडानी की। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। पहली बार पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पीएम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन करेंगे और 25 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आमतौर पर डीएम या फिर मेला अधिकारी ही गंगा पूजन या माघ मेला या कुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत जानकारी देने के साथ ही महाकुंभ और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की। देखिए, पीएम 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। तो बता दें आपको कि उनका श्रृंगेश्वरपुर धाम में कार्यक्रम प्रस्तावित है। निषाद राज पार्क भगवान राम और निषाद राज की गले की प्रतिमा घाट का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अरैल पहुंचेंगे। वहां से निषाद राज क्रूज से संगम तट आएंगे। तो देखिए, इसके बाद आपको बता दें कि ये कोशिश भी रखी जाएगी कि जो महाकुंभ है वो कहीं ना कहीं उस राज्य के लिए भी चुनौती बन जाता है जिस राज्य में महाकुंभ आयोजित होता है। इस बीच आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। सभी आपको बता दें कि दुनिया में आध्यात्मिक संदेश का समागम होता है महाकुंभ, और ये मैसेज जो है वो थ्रू करते आए हैं सीएम योगी भी। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत ज़रूर करेंगे, लेकिन ये आध्यात्मिक महाकुंभ है, किसी को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर काय संगम नोज पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री 6,500 करोड़ रुपए की लागत से 150 से अधिक निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। तो फिलहाल देखिए, सीएम योगी ने कहा कि बयान में स्वच्छता का प्रतीक भी बनेगी और इसी को लेकर परियोजनाओं का यदि हम जिक्र करते हैं तो देखिए, स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। 2.37 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। पहली बार गंगा पूजन की शुरुआत करेंगे, महाकुंभ की शुरुआत करेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन करेंगे। 2025 की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रेया घोषाल, AR रहमान, सोनू निगम भी प्रस्तुतियां देंगे। तो प्रयागराज में जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ 25 में आध्यात्मिक संस्कृति एकता का संगम होगा। महाकुंभ में प्रख्यात कलाकारों AR रहमान, सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सितार वादक रिकी रेस, कैलाश खेर आदि की प्रस्तुतियां होंगी। समय के साथ चले युवा वरना बन जाएंगे पिछलग्गू, ये सीएम ने एक मैसेज युवाओं के लिए भेजा है। कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी कल था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत की थी। वहां से ये मैसेज कन्वे किया गया है कि देखिए, समय की गति के साथ आप काम करें। हम उस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सबका अनुसरण करती है। अगर हम उनसे पीछे हैं तो हम पिछलग्गू होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कहा कि समय की गति कदम ताल करें, विरोध करने से उत्थान नहीं होगा। तो चलिए आपको बता दें किस तरीके से महाकुंभ सुव्यवस्थित बनेगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसके अलावा कि दिक्कतें ना हो, हर तरह की दिक्कतें दूर की जाएंगी और तमाम जो परियोजनाएं उनका भी अनावरण किया जाएगा। इस बीच जो जिला प्रशासन है
वह भी उनको भी बता दें, आपको सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए बात कह दी गई है। स्वच्छता का बेसिक तरीके से ख्याल रखा जाए, स्वच्छता को लेकर झंडी दिखाई जाए। इसमें आपको बता दें नगर निगम की भूमिका सबसे ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि कुंभ में न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी तमाम लोग आते हैं जिसका उनका इंतज़ार करते हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी अग्निकांड मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटाया गया है। 3 कर्मी इस बीच निलंबित किए गए हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की नवजात सघन देखभाल इकाई NICU में 15 नवंबर को आग में 10 बच्चों की मौत हो गई थी और इसी को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि झांसी अग्निकांड में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को हटा दिया गया है। और इस बीच देखिए, आपको बता दें प्राचार्य को हटाने के बाद आगे की जांच भी की जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से आग लग गई थी और जो मासूम थे उनकी मौत हो गई थी। और इसी को लेकर ये वाकई में ये बहुत दुखद था। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें आग में 10 बच्चों की मौत के मामले में सरकार ने कार्रवाई की। इससे पहले 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बयान में जारी करते कहा गया है कि ऐसी कोई परेशानी ना हो, ऐसी कोई खबर सामने ना आए, आगे फ्यूचर में भी ऐसी कोई घटना ना घटे, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटाकर उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया। साथ ही कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहुर को आरोप पत्र देकर जवाब मांगा गया है। बढ़ेंगे आगे। गोला बारूद तस्करी में शामिल आतंकी सिंडिकेट पर 3 राज्यों में छापा है। मोबाइल फोन व दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि किस तरीके से गोला बारूद जब्त किए गए हैं, इसी को लेकर तमाम तरह की जानकारियां सामने आई हैं और सिंडिकेट में 3 राज्यों पर छापा मारा गया है। तो फिलहाल देखिए, खबर बहुत खास भी है और इस सिंडिकेट से क्या कुछ जब्त हुआ, ये देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, बुधवार को आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ मामले में 3 राज्यों में फैले देवेंद्र बमिया सिंडिकेट के सहयोगियों से जुड़े परिसरों की तलाश ली गई है। हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंजाब के जालंधर, उत्तर प्रदेश के मथुरा में 9 स्थानों पर NIA की टीमों की तो जब्त की गई। जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी बाद में हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थ, विस्फोटक आदि जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी करने के अपराध में संगठनों में NIA की गिरफ्तारी थी। फिलहाल देखिए, अब आपको बता दें कि बवाना गिरोह पे जो छापा मारा गया था उसमें बदमाश के घर में छापा था। NIA ने जींद में नीरज बवाना गिरोह के बदमाश दिनेश के घर पे छापा मारा। 10 वर्षों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिनेश पर हत्या व शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। NIA की टीम ने घर से मोबाइल फोन, घर की रजिस्ट्री, बैंक खातों की प्रतियां जब्त की हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हथियार, गोला बारूद की तस्करी में शामिल आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट के 3 राज्यों में 9 जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। NIA की टीमों ने देवेंद्र बम्बिहा सिंडिकेट के सहयोगियों से जुड़े हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंजाब, जालंधर, उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और डिजिटल डिवाइस, बैंकिंग लेन देन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को जब्त किया। देखिए, मोटिव क्या था, मंशा क्या थी, आप सभी जानते हैं कि इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद रखने का मतलब यही होता है कि जो सौहार्द का माहौल है उसे खराब किया जाए। तो NIA प्रवक्ता ने बताया कि कुख्यात गैंगस्टर बम्बिहा 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। गिरोह के बदमाशों को जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उनके सहयोगियों का प्रतिद्वंदी माना गया था। तो फिलहाल आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि दहशतगर्दों ने आतंकी कृत्यों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने का प्रयास भी किया था। तो फिलहाल ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नकदी के बदले नौकरी मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई। कहा, राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। तो अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, फ्रंट पेज पर काफ़ी बड़ी जगह इस खबर को छापा गया है अमर उजाला के द्वारा। देखिए,
तो समझिए, बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी 2 साल से अधिक समय से राज्य स्कूल सेवा भर्ती आयोग भर्ती घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। ऐसे में चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। कहा क्या है, राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नकदी के बदले नौकरी मामले में पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी दी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजनेताओं के खिलाफ हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता, क्योंकि उनके लिए भ्रष्टाचार में लिप्त होना या फिर खुद को निर्दोष बताना बहुत आसान हो जाता है। नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि चटर्जी 2 साल से अधिक समय से हिरासत में है, अभी मुकदमा शुरू होना बाकी है। चटर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील मगुल रस्तोगी ने कहा कि याचिकाकर्ता बीते महीने सीबीआई से भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके समय से लेकर संदेह और गहरा गया है। देखिए, दोषी नहीं हुए तो हिरासत में बीते समय की भरपाई कौन करेगा। अब ये तमाम टिप्पणियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। पीठ ने ईडी की खराब दोष सिद्ध दर की आलोचना करते हुए पूछा, अगर चटर्जी दोषी नहीं ठहराया जाता तो क्या होगा, ये बताइए। हिरासत में बीते समय की भरपाई कौन करेगा, ये बताइए। दोष सिद्ध दर 60 से 70% होती तो हम समझ सकते थे। पीठ ने कहा कि मामले में पैसा बरामद हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर मामला दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और साफ कह दिया कि राजनेताओं के लिए ये बहुत आसान होता है किसी भी केस से पीछा छुड़ाना, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा। सीबीआई उसी दिन गिरफ्तार करती, कहते हैं जल्दबाजी क्यों। रोहतगी की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी में देरी की तर्क पर कहा गया है कि अगर सीबीआई केस दर्ज करती और उसी दिन गिरफ्तारी किया होता तो तमाम मामलों में जल्दबाजी नहीं सामने आती। तो फिलहाल ईडी ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं, तमाम तरह की बातें भी पूछी गई और ये भी कहा है कि यदि आप दोषी हैं तो आप पर कार्रवाई होगी ही, ट्रायल चलेगा ही, आप इससे बच नहीं सकते, चूँकि एक नज़ीर भी लोगों के सामने पेश की जानी बहुत लाजमी होती है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, बात करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात का जो असर है वो तमिलनाडु में भी देखा गया। भारी बारिश में 2000 एकड़ फसल बर्बाद हुई है, स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम की खाड़ी में बने गहरे दबाव के बाद में चक्रवात का असर दिखना शुरू हो जाएगा। और देखिए, लगातार आपको बता दें, चूंकि मौसम से जुड़ी बड़ी खबर भी है जिसका सीधा असर आप पर पड़ता है, इस खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात आएगा। तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव क्षेत्र से तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाके में भारी बारिश हो रही है। इससे करीब 2000 एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचना तय है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, कल रात तक इससे चक्रवात ने बदलने की संभावना भी जाहिर कर दी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वह चेंज हो जाएगा, जिसके प्रभाव में चेन्नई समेत 10 जिलों में, चाहे पुडुचेरी हो गया, कुछ इलाकों में अगले 2 दिन में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमों को पहले से ही तैनात कर दिया है, सो दैट कि कोई दिक्कतें पैदा ना हो। इधर मूसलाधार बारिश हो गई है, उसकी वजह से बुधवार को कई जो ज़िले हैं उनके स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इसका जो असर है वो सीधे सीधे आम जनजीवन पर पड़ेगा ही, ये साफ हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। कन्नौज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा था और इस हादसे ने सभी को सख्ते में भी डाल दिया था, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोग मारे गए थे वो सभी, आपको बता दें कि नामी गिनामी डॉक्टर थे जो हादसे में मारे गए। फिलहाल देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। फिलहाल आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन पर जाकर ट्रक से टकराई। हादसे में ग्रामीण सैफई में पीजी कर रहे 3 डॉक्टरों समेत 5 की मौत हो गई। एक डॉक्टर की हालत नाजुक बनी है, जिन्हें सैफई रेफर किया गया है।
और बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये यूँ कह सकते हैं कि रफ्तार रही होगी। और इसी के साथ साथ देखिए आपको बता दें कि चालक को झपकी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें डीएम एसपी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। सभी लोग लखनऊ में एक साथी डॉक्टर के भाई की शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए रफ्तार का कहर एक बार फिर से जान पर भारी पड़ गया। आगे बढ़ जाएंगे। बजरंग पूनिया ने 3 बार नाडा को सैंपल देने से इनकार किया था। नाडा ने 4 सालों के लिए निलंबित कर दिया है। बजरंग ने भी पूनिया ने आरोप लगाया कि लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। दैनिक जागरण ने एनबीटी ने इस खबर को जगह दी। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया पर राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रतिबंध लगा दिया है। 23 अप्रैल 2024 से अगले 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। और देखिए ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि ना तो आप खेल पाएंगे और ना ही आप ट्रेनिंग ही दे पाएंगे। तो फिलहाल दोनों तरीके से प्रतिबंध रहेगा ये। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि बजरंग पूनिया का लगातार उनसे मांगा गया था कि आप सैंपल दीजिए, सैंपल कलेक्ट करवाइए, लेकिन बजरंग लगातार इस बात से इनकार करते रहे थे। और इस बीच आपको बता दें कि अब जो स्थितियां हैं बजरंग के फेवर में नहीं हैं। 4 साल तक के लिए बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया गया है। और बजरंग पूनिया का कहना है कि उनको देखिए टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने के बावजूद चूँकि वह कहीं ना कहीं प्रदर्शन में शामिल थे और प्रदर्शन में शामिल होने के चलते उन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वो खेल नहीं पाएंगे। इसके अलावा नाडा ने इस वर्ष 23 अप्रैल को बजरंग पर सोनीपत में ट्रायल के लिए भी आपको बता दें कहा था कि आप ट्रायल दीजिए, आपको अपने सैंपल देने होंगे। उसमें भी बजरंग पूनिया तब भी इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर उसके बाद जब ये पूरा ट्रायल चला था तब एक अस्थायी प्रतिबंध था जिसको हटा लिया गया था, लेकिन वापस से वही चीज़ें दोहराई गई। बजरंग ने फिर वापस से सैंपल देने से इनकार कर दिया। और अब ये हुआ, नाडा ने सख्त कार्रवाई की और नाडा ने साफ तौर पे कह दिया कि अब देखिए आपको निलंबित करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अब मजबूरी बन गया है। एक नज़ीर भी सेट करनी होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ। बमबारी से तबाह हुए क्षेत्रों में सैन्य तैनाती बढ़ेगी। और इस बीच तो इजरायल में लेबनान ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच ये सहमति लागू हो गई। हालांकि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर इस बात पर जोर दिया कि इस युद्ध विराम की अवधि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि लेबनान में क्या होता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध विराम समझौते की घोषणा के कुछ ही क्षण के बाद इजरायल में आपको बता दें कि इसकी तारीफ जरूर की गई है। फिलहाल आपको बता दें लेबनान में इजरायल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम, बमबारी से तबाह हुए क्षेत्रों में सैन्य तैनाती बढ़ेगी। लेबनान के नागरिक दक्षिणी हिस्सों की और लौटने लगे हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ों में सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। देखिए भारत ने संघर्ष विराम का स्वागत किया है और बाइडेन ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की। देखिए अमेरिकी बाइडेन ने कल रात व्हाइट हाउस से संघर्ष विराम की घोषणा की। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने समझौते के प्रस्ताव के मुकाबले 10 वोटों से मंजूर किया और बाइडेन ने कही आक्रामकता को रोकने के लिए स्थायी संघर्ष विराम है। हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों के सामने अब इजरायल की सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई विकल्प शेष नहीं है। इजरायल की सेना अगले 60 दिनों में लेबनान से लौटेगी और वहां की सेना धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी। तो फिलहाल गद्दों, सूटकेसों से लदी कारें और दक्षिणी शहरों की अब लोग लौटने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि गाजा में भी समझौता हो जाएगा, ये हमास कह रहा है। देखिए इजराइल और लेबनान में कहीं ना कहीं समझौता हुआ और इसी को लेकर आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम से कहीं ना कहीं जो क्षेत्र बर्बाद हो गए थे उनको लगा रहा है कि वापस से चीज़ें जो मिडिल ईस्ट है उस मिडिल ईस्ट में जो चीज़ें हैं वापस से ठीक हो जाए, यही कोशिश की जा रही है। चलिए फिलहाल इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।